नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास कालीबंगा सभ्यता अपना ऑनगोइंग है और इस सेशन में हम बात करेंगे इसके मैच्योर जो फेज़ है इसका, मतलब नगरीय जो स्तर है जिसको आप कांस्ययुगीन सभ्यता स्तर के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए कालीबंगा को हड़प्पाई केंद्र या प्रमुख हड़प्पाई नगर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ये दौर जो है वो 2450 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक का। इतनी बात हो चुकी है कि ज़्यादा इसको विस्तार देना मुझे आवश्यक नहीं लगता, सीधी बात करते हैं। तो जो सेकंड फेज है कालीबंगा का, याद रखिएगा, उससे समझिएगा। पहली बात तो जो सेकंड फेज है वो रिफ्लेक्ट होता है प्रथम नगरीय क्रांति के केंद्र के रूप में। तो ये हड़प्पाई समकालीन चरण है। जब हड़प्पाई समकालीन चरण है तो इसका जो दौर है वो है 2450 ईसा पूर्व से लेकर, याद रखिएगा, 2250 ईसा पूर्व तक का। ये इतना दौर है 2450 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक का। एक बात। दूसरी बात, ये नगरीय स्तर है। जब ये नगरीय स्तर है तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी, याद रखिएगा, वो अर्थव्यवस्था होगी व्यापार वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, व्यापार वाणिज्य प्रधान ये अर्थव्यवस्था है, नगरीय फेज है और ये कांस्ययुगीन स्तर है। यहाँ यानी कि यहाँ पर आपको जो फाइंडिंग्स मिलती है वो कांस्य वस्तुएं भी अपने को प्राप्त होती है। अब आप इस बात से आइडिया लगाइएगा कि इस स्तर पर जो प्राप्तियां हुई है पुरातात्विक महत्व की, इसी वजह से आपने और आप लोगों ने लेआउट प्लान देख लिया, तमाम चीजें देख ली, उसके आधार पर आप भी इस बात से सहमत है कि इसको हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी के नाम से भी इसे जाना गया है। निश्चित तौर पर जब इसको तृतीय राजधानी कहा गया है, लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर इसे हड़प्पाई सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा गया। उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा क्यों कहा गया है। तृतीय राजधानी कहने के पीछे की जो वजह है, सड़कों का थोड़ा पक्का होना, दोनों टीलों का फोर्टिफाइड या क्या कहना चाहिए किलेबंद होना कच्ची ईंटों की दीवारों से। स्पेशली जो सिटाडल है वो तो बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है, बहुत अच्छी आवासीय संरचना वहाँ से प्राप्त हुई है, द्विभाजित है वो। और अन्य हड़प्पाई केंद्रों से विपरीत यहाँ पर एक प्रशासनिक केंद्र तृतीय टीले के पास पाया गया है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दीनहीन बस्ती कहने की जो पीछे जो वजह है, भवनों की कच्ची ईंटों से बना होना भवनों का, और जल निकास तंत्र का अपेक्षाकृत किसकी तुलना में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो आरंभिक राजधानियां हैं हड़प्पा सभ्यता की, उनकी तुलना में कमजोर पाया जाना। चलो उस पर बाद में अपन चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ का जो आप नगरीय लेआउट प्लान देखते हैं, आवासीय संरचना को देखते हैं, उससे ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कालीबंगा में किसी प्रकार का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी सरकार रही होगी। याद रखिएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी, मतलब जैसी संस्था यहां पर रही होगी, जिसके नियमन के आधार पर ही जनता एक संहिताबद्ध कानूनबद्ध तरीके से जीवन जीती थी, और जो इसको मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी एक दर्जा प्रदान करता है। यानी कि एक ऐसा नगर जो किसी सभ्यता के राजधानी केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक, यहाँ का जो लेआउट प्लान है वो चेस बोर्ड यानी कि शतरंज पट्ट पर आधारित नगरीय आवासीय योजना है। तो आप इसको यहाँ का कह सकते हैं, जो यहाँ की टाउन प्लानिंग आपको प्राप्त होती है अन्य हड़प्पाई नगरों की भांति। यहाँ का कालीबंगा का भी जो टाउन प्लानिंग लेआउट प्लान है वो चेस बोर्ड बेस पर जो लेआउट होता है, शतरंजी पट्ट पर आधारित नगर आवासीय योजना, कुछ कुछ उस प्रकार का हमें यहाँ से टाउन प्लानिंग प्राप्त होता है। क्लियर है। अब कुछ बड़ी अनोखी विशेषताएं हमें यहाँ से मिली है
हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं। 3 टीले हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? कालीबंगा 1, कालीबंगा 2 एवं कालीबंगा 3। कालीबंगा जो 1 है आप लोग पढ़ चुके हैं, ये असल में पश्चिमी टीला है। इसको पश्चिमी उच्च टीला भी कहते हैं। इसको आप दुर्ग टीले के नाम से भी पुकारते हैं। क्लियर? कालीबंगा जो 2 है वो निम्न आवासीय सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन यह भी कच्ची ईंटों की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। कच्ची ईंटों की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। जो सबसे अनोखी विशेषता है कालीबंगा में, सबसे अनोखी विशेषता है कालीबंगा में कोई भी अन्य बस्ती का निम्न जो पूर्वी जन आवासीय विस्तृत क्षेत्र है वो वो फोर्टिफाइड नहीं है, वो कच्ची ईंटों की दीवार से नहीं घिरा। ऐसा सिर्फ हम कालीबंगा में ही देख रहे हैं। कालीबंगा का जो तीसरा टीला है, याद रखना, ये पूर्वतम छोर है। इसको नगरीय यानी कि कालीबंगा नगर का नगरीय प्रशासकीय केंद्र के रूप में भी जाना गया है। संभवतया कालीबंगा राजधानी का संपूर्ण प्रशासन इसी टीले से चलता हो। और आप अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा जो तृतीय टीला है, इसके दक्षिणी पूर्वी छोर से हमें हड़प्पाई पूर्व कृषक स्तर प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत, हल्के निशान वाले यहां से प्राप्त हुए थे। अब जो पश्चिमी उच्च दुर्ग टीला है, यह पुनः याद रखना ईस्ट टू वेस्ट पूर्व पश्चिम एक दीवार द्वारा द्विविभाजित है। यह आप लोग देख चुके हैं। क्योंकि पूरा ही हिस्सा ये वाला, यह स्वयं भी फोर्टिफाइड है। इसमें प्रवेश द्वार 2 हैं। कालीबंगा प्रथम टीले में सबसे बड़ा कौन सा है? कालीबंगा द्वितीय टीला, और ये सबसे छोटा टीला है। कालीबंगा जो तृतीय टीला है, कालीबंगा थर्ड टीला, और कालीबंगा जो प्रथम, मतलब कालीबंगा जो नगरी, माफ करना, कालीबंगा प्रथम सभ्यता शोध संस्कृति को कहते हैं। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। तो कालीबंगा जो प्रथम जो सम्भ्रांत टीला है, आप कह सकते हैं कि यहां पर सर्वाधिक प्रशासनिक धार्मिक महत्व के केंद्र यहीं पर स्थापित थे। इस कालीबंगा प्रथम टीले में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार आपको कुल 2 प्राप्त हो रहे हैं। 2 प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? एक जो प्रवेश द्वार 2 प्राप्त जो हो रहे हैं, जरा इनको ठीक से देख लीजिए ताकि दिक्कत ना रहे। एक तो है नॉर्थ एंड पर, एक है साउथ एंड पर। साउथ एंड का जो प्रवेश द्वार है वो, अच्छा, ये दोनों ही जो परकोटा है पश्चिमी टीले का, कच्ची ईंटों दीवार है, उसके दक्षिणी और उत्तरी छोर पर है। मैं बतला चुका आपको। जो साउदर्न एंट्री गेट है वो वर्तमान में ये स्टेयरकेस क्षतिग्रस्त है। ये आम जन का प्रवेश द्वार था। क्लियर? और जो पूर्वी प्रवेश द्वार है, जरा इसकी सुरक्षा को आप समझने का प्रयास करना, इसके तामझाम देखिएगा। ये सुरक्षित अवस्था में आपको प्राप्त हुआ है। ये विशिष्ट जन का, याद रखना, ये विशिष्ट जन का प्रवेश द्वार था, जो एक कॉरिडोर द्वारा, क्लियर, जो एक कॉरिडोर द्वारा, यानी कि
गलियारे द्वारा सुरक्षित था, यानी कि सेफ पैसेज था, सीढ़ियों से लेकर अंदर बस्ती में प्रवेश करने का, अंदर दुर्ग में प्रवेश करने का, क्योंकि बड़ी एलिट क्लासदारी थे, फॉर देयर सेफ्टी, उनके सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरिडोर गलियारे से मतलब कहना चाहिए सराउंडिंग बाय रूफ एंड वॉल्स, सुरक्षित गलियारा। सो कॉरिडोर द्वारा जो वेस्टर्न उच्च टीला था, उच्च दुर्ग टीले तक जाता था। आप आइडिया लगा लीजिए कि किस प्रकार का नगर न्यास था या चेस बोर्ड टाउन प्लानिंग लेआउट था। इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जा रहा है। इनमें से बहुत सारी बातें तो हम अब तक देख चुके हैं, तो मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं। आप आराम से यहां तक के मैटर को ठीक से देख लीजिए, इसके बाद फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? अब जो हमने कहा, आप देख लीजिए, अब जो हमने कहा कि साहब ये चेस बोर्ड लेआउट प्लान है, उस पर हम और चर्चा करते हैं। चेस बोर्ड लेआउट प्लान का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जो नगर है वो समकोण पर काटती सड़कों द्वारा विभाजित है। संपूर्ण नगर, ये आप नगर मान लीजिए, तो नगर के अंदर की जो सड़कें आपको प्राप्त हो रही हैं, जरा आप एक बार उन्हें देखने का प्रयास करिए। ठीक है साहब? ये समकोण पर काटती सड़कें हमें प्राप्त हो रही हैं। अब देखो, सुनकर आपको आश्चर्य होगा जो मैं कह रहा हूं। आम सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी हैं, परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काट रही कुल 8 सड़कें प्राप्त हुई हैं। इन 8 सड़कों में से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 और उत्तर दक्षिण दिशा में 5 और पूर्व पश्चिम दिशा में कुल 3 सड़कें आपको प्राप्त हो रही। कुल मिलाकर 8 सड़कें हमें प्राप्त हुई। संपूर्ण बस्ती कच्ची ईंटों की दीवार से घिरी हुई हम देख चुके हैं, और प्रत्येक जो क्या कहना चाहिए इसको, जो भवन है, इनका विन्यास इस तरह का बताया जाता है कालीबंगा में कि कम से कम वो 3 तरफ से सड़कों से मिल रहा है प्रत्येक भवन। तो ये अपने आप में वैश्विक, यदि मैं उस जमाने के तो छोड़ दीजिए, आज के जमाने के आप लेआउट प्लान से ही बात करूं, अर्बन टाउन प्लानिंग जिसको आप मैप कहते हैं, तो भी बड़ा रेयर है इस तरह का विन्यास मिल पाना। ठीक है जी, आइएगा समझिएगा। तो जो भवन है वो एक तरफ तो ये, एक तरफ इस गली से, एक तरफ सामने, कम से कम 3 तरफ से ही खुले हुए पाए जा रहे हैं। और अन्य हड़प्पाई नगरों की तरह यहाँ पर भी जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ ना खुलकर सुरक्षा के लिहाज से जो गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनकी तरफ खुल रहे हैं। तो आप देखिएगा, समकोण पर काटती सड़कें आपको प्राप्त हो रही हैं। अब ये कुल सड़कें, कुल संख्या इन पब्लिक रोड्स की कुल संख्या 8 हैं। इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो 5.5 मीटर है, 5.5 मीटर। अब जो कुल संख्या 8 प्राप्त हो रही हैं, इनका गणित देखिएगा। उत्तर से दक्षिण तक कुल आपको 5, और पूरब से पश्चिम तक आपको कुल 3 सड़कें प्राप्त हो रही है, यानी कुल 8 सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी परस्पर एक दूसरे को काटती प्राप्त हो रही हैं। क्लियर? एक मकान से आपको टाइल्ड फ्लोर प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? टाइल्ड फ्लोर
यानी कि जो परिच्छेदित जो वृत्ताकार में एक दूसरे को काटती, इस प्रकार से आपको एक फर्श पर टाइल्स प्राप्त हुई हैं। तो वृत्ताकार परिच्छेदित टाइल्स कुछ भी नहीं है, टेराकोटा ब्रिक्स हैं, अग्नि में पकाई गई ईंटें हैं, उनका आपको यहां से फर्श प्राप्त हुआ है। तो इसको आप एक तरह से अलंकृत, एक भवन में अलंकृत फर्श भी कह सकते हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगरीय केंद्र कालीबंगा, जहां से आपको अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। क्लियर? संपूर्ण सभ्यता का एकमात्र केंद्र है। दूसरी बात, संपूर्ण सभ्यता का एकमात्र केंद्र है कालीबंगा, जहां पर मकानों में एक पल्ले युक्त दरवाजा पाया जा रहा है। जनरली पुराने मकानों में दरवाजे दो लगते थे, दो पल्ले वाले दरवाजे, यानी कि दोनों तरफ सॉकेट्स पाए जा रहे हैं, जिन पर आप दरवाजे टांग सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर यदि मैं कालीबंगा की बात करूँ तो जो चौखट बनाई गई है उसके एक तरफ ही सॉकेट्स लगे हुए हैं, वहां पे दरवाजा आप टांगोगे और पूरा एक पल्ला, एक दरवाजा, फिर कुंडी द्वारा आप कुंडी लगा दोगे। क्योंकि कब्जे जिनको आप सॉकेट्स कहते हैं वो एक तरफ पाए गए हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगरीय केंद्र कालीबंगा, जहां से आपको एक पल्ला युक्त दरवाजा पाया जा रहा है। आगे सुनिए, आप आइडिया लगाइएगा क्यों इसको थर्ड कैपिटल, तृतीय राजधानी कहा जा रहा है कालीबंगा का, और कितना बड़ा इसका पुरातात्विक महत्व है। आप लोग कालीबंगा को बहुत सीधा सीधा पढ़ लेते हैं तो इतना आपको महत्व को पता ही नहीं चल पाता है। एकमात्र हड़प्पाई नगर है कालीबंगा, जहां पर सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है। जब मैंने कहा कि कालीबंगा तृतीय राजधानी के साथ साथ दीनहीन बस्ती है, पहले एक बार लिख देता हूं मैं। एकमात्र हड़प्पाई नगर है कालीबंगा, जहां सड़कों को पक्का करने का प्रयास किया गया है। ये शब्द इसलिए बोला जा रहा है प्रयास, क्योंकि सड़कों पर अग्नि में पकाई गई सीमित मात्रा में ईंटों का प्रयोग सिर्फ कालीबंगा से मिलता है, याद रखना। सड़कों पर अग्नि में पकाई गई, याद रखिएगा, अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हमें कालीबंगा से मिलता है। इसलिए भी आप थर्ड कैपिटल कहने के पीछे के जो बेसिस हैं, आगे देखिएगा। आपने कालीबंगा को तृतीय राजधानी बोला है। भाई हमें बात समझ में आ रही? हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी, लेकिन तृतीय राजधानी तो बोला गया है, लेकिन यह दो बहुत बड़ी डीमेरिट्स हैं इस सभ्यता के लेआउट प्लान में या टाउन प्लानिंग में। दो सबसे बड़ी कमियां हैं। ये दो कमियां इसके तृतीय राजधानी के टैग को थोड़ा धुंधला करती है और इसको पुअर टाउन का दर्जा देती है। देयर आर टू डीमेरिट्स। जो इसके टाउन प्लानिंग की मेरिट को घटाकर इसको दीनहीन बस्ती या पुअर टाउन का दर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती क्यों कहा जा रहा है? जो ये दो आपको डीमेरिट्स नजर आ रही हैं, ये टू डीमेरिट्स क्या क्या? देखिए, एक तो भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जा रहा है।
जबकि हम नगर राजधानी नगर में ये उम्मीद करता है, मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर, कि भाई कम से कम भवन पक्की ईंटों के, अग्नि में पकाई गई ईंटों के बने होंगे, अतिक्रमण नहीं होगा, और जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होगा, क्लियर, पक्की ईंटों से बना होगा, एंड बेस्ट अच्छा होगा। लेकिन एक तो यहाँ पर भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, और यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक नगरों की तुलना में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नामक नगरों की तुलना में, याद रखना, जल निकास तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर है, अपेक्षाकृत कमजोर है, कंपेरेटिवली टू हड़प्पन सिटी एंड मोहनजोदड़ो सिटी, या जिसका मोहनजोदड़ो गलती से हम कहते हैं, इट्स मोहनजोदड़ो इन सिंधी लैंग्वेज, द प्योर एक्सेंट ऑफ मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो, क्लियर। तो जल निकास तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर है। अब अपेक्षाकृत कमजोर कहने के पीछे की वजह, एक तो ये अंडरग्राउंड नहीं है, भूमिगत जो नालियां कहते हैं, और यहां पर फायर बैग्ड ब्रिक्स नहीं है, यानी कि अग्नि में पकाई ईंटों का प्रयोग भी, ईंटों का प्रयोग सिर्फ सीमित मात्रा में हुआ है, इतना नहीं, इतना होना चाहिए। ईंटों का सीमित प्रयोग होने से जो जल निकास तंत्र है वो अपेक्षाकृत कमजोर है, इसीलिए अपेक्षाकृत कमजोर है, इसीलिए इसको आपने जल निकास तंत्र कमजोर, और इसीलिए आपने इसको हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती के नाम से भी आपने इसको पुकारा है। जब आपने कहा कि भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, तो क्या अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है? खैर ये कहना तो गलत होगा, कालीबंगा में अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सीमित रूप से सिर्फ निम्न स्तरों पर हुआ है। जरा देख लीजिएगा, अग्नि में पकाई गई ईंटों का सीमित प्रयोग, याद रखना, अग्नि में पकाई गई ईंटों का बहुत सीमित प्रयोग मिलता है। कहां कहां? एक तो बाथरूम, जहां पर सड़कों के धंसने, मतलब जहां पर कुछ धंसने की संभावना है या नमी है, बाथरूम हो गया, क्लियर, आपके कुएं हो गए, क्लियर, आपका फ्लोर हो गया, फर्श हो गया, कुएं हो गए, बाथरूम हो गए, एंड आपके पब्लिक रोड्स हो गए हैं। इन सभी जगहों पर सीमित मात्रा में अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग मिल रहा है। अब आप सोचना, ये व्यवस्था, ये नगरीय व्यवस्था कितनी विशिष्ट रही होगी, जिसको आपने कालीबंगा पुकारा है। और मजे लीजिएगा, कालीबंगा की जो सड़कें हैं, जो मेन रोड्स हैं, वो थोड़ी ढलान लिए हुए, स्लॉप लिए हुए, ताकि हवा चले, सफाई अपने आप हो जाए। सड़कों के दोनों किनारों पर चबूतरे पाए गए हैं। शाम के टाइम पर वहां पर बैठकर सड़कों के किनारे पर, मकान से सटी हुई दीवारें और सड़कों के किनारों पर चबूतरे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जो मुख्य प्रवेश द्वार और खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुल रही हैं। इसका मतलब कि जो मुख्य सड़क की तरफ जो भवन की दीवारें हैं बिल्कुल प्लेन है, देयर इज नो विंडो एंड गेट्स, एंट्री गेट्स, तो वहां पर चबूतरे बने हुए, ताकि शाम के वक्त पर वहां पर सब्जी बेचने वाले बैठ सकें। काफी इन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक रहा होगा, जिसकी पुष्टि सड़कों के दोनों किनारों पर जो फेंडर पोस्ट पाई गई हैं, जहां पर रात्रि के समय मशालें या दीपक जलाकर रोशनी की जाती होंगी।
आप उम्मीद कर सकते हैं आज से हजारों साल पहले इस प्रकार का मेट्रोपोलिस सिटी। और सोचिए यदि यहाँ के भवनों में बहुत बहुत फ्रिक्वेंसी में अच्छी सी मात्रा में यदि अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता है, जल निकास तंत्र थोड़ा और अच्छा होता है, इसकी टक्कर का कोई नगर बचता है समकालीन विश्व के अंदर? आई डोंट थिंक सो, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, यहाँ तक का एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पहले मैटर को पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारा का सारा मैटर आपके सामने है। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को और आगे लेकर चलता हूँ। तो आई थिंक आपने ये देख लिया है, उतार लीजिए। क्लियर है? मुख्य सड़क पर, क्लियर, मकानों की दीवारों से सटे चबूतरे बने हुए हैं, और इनका कार्य क्या है? सायंकाल या शाम के समय यहां पर सब्जी विक्रेता निश्चित तौर पर बैठते होंगे। क्लियर? सड़कें ढलान लिए हुए हैं, ढलवा है, स्लॉप लिए हुए, ताकि हवा चलने पर सफाई, खुद ब खुद सड़कों की सफाई हो जाए। क्लियर? सड़कों के दोनों किनारों पर, सड़कों के दोनों छोर पर, किनारों पर फेंडर पोस्ट पाई गई हैं। अब इन फेंडर पोस्ट का जो रक्षा स्तंभ, इनको आप दीप स्तंभ के रूप में भी व्याख्यायित कर सकते हैं, जहां पर रात्रि के टाइम पर दीप दिया रखकर या रोशनी की जाती होगी। और जो मैंने कहा था कालीबंगा थर्ड टीला, जो सबसे छोटा टीला है, वो खाई द्वारा घिरा हुआ है और सबसे विशाल कमरे उसी जगह पाए गए। इसको कालीबंगा नगरीय व्यवस्था का केंद्रीय भवन, द सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ मेट्रोपोलिस कालीबंगा, सरस्वती नदी की सत्ता का प्रमुख केंद्र और कालीबंगा नगर की सुरक्षा चौकी के रूप में भी पहचाना गया है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो ये विशाल भवन पाया गया कई कमरों वाला, खाई से घिरा हुआ, कालीबंगा थर्ड टीला पर जो ईस्टर्न एंड पर है, उसमें भाई एक कुआं भी मिला है। एक आंगन के साथ साथ एक कुआं भी आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? एक मृदभांड प्राप्त हुआ आपको, जो कालीबंगा थर्ड टीला है। लिख देता हूं, सबसे छोटा, पूर्वतम छोर पर स्थित है, खाई द्वारा घिरा होने की वजह से यह सुरक्षित है। इसमें एक दालान है, आपको कुआं प्राप्त हुआ है, विशाल कमरे प्राप्त हुए हैं। देखिए आपको लग रहा है कि ज्ञान सिर्फ आज की पीढ़ी के पास ही है, और इस भवन को संपूर्ण कालीबंगा नगरीय सत्ता का, नगरीय व्यवस्था का सबसे केंद्रीय भवन, सरस्वती नदी सत्ता क्षेत्र का प्रमुख केंद्र और कालीबंगा नगर की सुरक्षा चौकी के रूप में पुकारा गया है। आप कालीबंगा थर्ड की जब हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? कालीबंगा नगर की अब जो मैंने कहा, एक विशेष प्रकार का मृदभांड आपको प्राप्त हुआ है इसी द्वितीय स्तर से, जिस पर हड़प्पाई लिपि बूस्त्रोफेदन, याद रखिएगा इस बात को, हड़प्पाई लिपि बूस्त्रोफेदन का एक पूरा सीक्वेंस
एक मृदभांड के टुकड़े पर प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हड़प्पा लिपि है वो राइट टू लेफ्ट एंड सेकंड रो में लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। सो जो हड़प्पा लिपि है बूस्टाफैदन, उसका आपको यहां से क्रम प्राप्त हो रहा है। हड़प्पा लिपि युक्त मृदभांड टुकड़ा प्राप्त हुआ है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है, ये भी बड़ी विशिष्ट बात है, कि इसी मृदभांड टुकड़ा जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, से भाषाविदों ने, स्पेशली जो इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसको आप बूस्टाफैदन भी कहते हैं, पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं चलती थी, यानी कि दूसरी पंक्ति में क्रम उल्टा हो जाया करता था। तो हड़प्पा लिपि युक्त, इसके अलावा आपको सुमेरियाई, एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल मुहर भी प्राप्त हुई है, याद रखना। सुमेरियाई या मेसोपोटामियन बेलनाकार मुहर भी हमें यहां से प्राप्त हो रही है। क्या कहते हैं इसको, कालीबंगा से। इसके अलावा एक बालक का शव प्राप्त हो रहा है 3 या 6 वर्ष का, जिसके कपाल पर जो छिद्र बने हुए हैं, इनसे पुष्टि होती है कि इस बालक को हाइड्रोसिफेलस रोग था। इस बालक को हाइड्रोसिफेलस रोग था और जिसकी शल्य चिकित्सा की गई है ट्रिपेनिंग शल्य चिकित्सा, ट्रिपेनिंग। हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिपेनिंग या ट्रिपेनेशन का सबसे प्राचीन साक्ष्य कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्जा होम्स में प्राप्त हो रहा है। इट्स स्कल सर्जरी, शल्य चिकित्सा है, इसमें कपाल में छिद्र करके जल में भरे हुए पानी को, जिसको हाइड्रोसिफेलस डिजीज कहा गया है, भरने का दावा, मतलब सुखाने का दावा किया जाता है। एक बार आप यहाँ तक के पूरे मैटर को ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मैटर है और जितना आप पढ़ते जाओगे उतना ही मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ तक का जो मैटर है काफ़ी विस्तार से आराम से आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैटर आपके लिए होने जा रहा है। तो जो मैंने कहा कि अच्छा, ये बालक का जो शव है ना, हाइड्रोसिफेलस रोग या ट्रिपेनेशन पद्धति, ये एक हड़प्पाई स्थल और से प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सेम तरीके से लोथल। वहां पर भी हाइड्रोसिफेलस रोग और स्कल सर्जरी, जिसको आप ट्रिपेनेशन या ट्रिपेनिंग कह रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, भारतीय प्राकृतिक इतिहास में शल्य चिकित्सा का इतिहास या भारतीय शल्य चिकित्सा का प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। तो डेंटिस्ट्री आप लोग देख चुके हैं, ट्रिपेनेशन ट्रिपेनिंग आप लोग देख चुके हैं, isn't it? तो चलिए, ये तो प्राप्त हो ही रहा है, यहीं से प्राप्त हो रहा है। ऊंट, गेंडे एवं गाय के साक्ष्य आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हथियार हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई हथियार आपको कालीबंगा से नहीं मिल रहा है। कालीबंगा से किसी भी प्रकार की आपको नग्न मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त नहीं हो रही है। नग्न मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त नहीं हो रही है। हाँ, माप तोल के लिए बाट का प्रयोग, जिसको आप वेट कहते हैं, वो प्राप्त हो रहा है। माप तोल हेतु बाट का प्रयोग करते थे, वो बाट आपको यहां से मिल रहे हैं। अब जो ब्रिक्स भवन निर्माण के लिए या पब्लिक जो निर्माण कार्य, इसको आप PWD एक तरह से कहते हैं, तो जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए जो ईंटों का आकार है, जरा वो देखिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, इससे
कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा इस क्लास की डेप्थ का भी। इनकी जो लेंथ है ईंटों की वो 40 सेंटीमीटर की तो इनकी लेंथ है। इनकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर की इनकी हाइट है। लेंथ इनकी 10 सेंटीमीटर की है और इनकी जो विड्थ है जिसको आप चौड़ाई कहते हैं वो 20 सेंटीमीटर का है। लंबाई 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। 6 प्रकार के यहां से चित्रित एवं गैर चित्रित चाक पर निर्मित आपको काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी आपको कहा था। 6 प्रकार के चाक पर निर्मित चित्रित एवं गैर चित्रित आपको काले लाल मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। काले लाल मृदभांड प्राप्त हो, जिनको फैब्रिक A to F, सॉरी नॉट 6, 6 प्रकार के, तो A to F फैब्रिक पॉटरी या वेयर यहाँ से कहा जा रहा है। जो भवन प्राप्त हो रहे हैं कालीबंगा में 2 मंजिला भी है, निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कुएं प्राप्त हो रहे हैं मकानों के अंदर और प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्ग पर है। खिड़कियां दरवाजे मुख्य तौर पर गलियों की तरफ है, मुख्य सड़क की तरफ दीवारें बिल्कुल प्लेन है लेकिन चबूतरे जहाँ पर सब्जी विक्रेता बैठते होंगे। एक पल्ले युक्त दरवाजे प्राप्त हो रहे हैं और एक भवन से तो अलंकृत ईंटों का एक फर्श प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और जो पश्चिमी टीला है, इसी जो नगरीय स्तर है, इसके पश्चिमी टीले दुर्ग टीले से एक भवन के बाहर एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिका, देयर आर 7 फायर अल्टर्स प्राप्त हो रही हैं। का आहड़ में आपने देखा था एक मकान में एक पंक्ति में 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे, जो साझा परिवार की का स्पष्ट परिचय है। कालीबंगा में चबूतरे पर एक मकान के बाहर एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिकाएं जिनमें टेराकोटा पिंड, कुछ में पशुओं की जली हुई अस्थियां संभवतः बलि दी जाती हो, प्राप्त हुई हैं। इस चबूतरे पर जिसके ऊपर एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिका, दोनों ओर से चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और सीढ़ियों के किनारे पर कुंड जैसे छोटे मोटे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संभवतः शुद्धिकरण के करने के बाद ही आप ऊपर चढ़ें। आप सोचिएगा भारतीय सनातन परंपरा जिसमें हवन यज्ञ प्रधान है देवताओं को आहुति देने के लिए, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। शिवलिंग प्राप्त हो रहे हैं कालीबंगा से, जो कि सृष्टि का आरंभ सृजन है शिव। यहां तक की बातों को आप आराम से मैटर को उतार लीजिए, देख लीजिए और फिर हम अपनी बात को और आगे लेते हैं। अच्छा, इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको और बतला दूं, फिर मैं नई खोलता हूं। यदि मैं छत की बात करूं, मैंने कहा कि कुछ भवन 2 मंजिला प्राप्त हो रहे हैं कालीबंगा से आपको। छत का निर्माण कैसे किया जाता होगा? सीढ़ियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। असल में छत के निर्माण के लिए छत पर मिट्टी और बल्लियां, लकड़ी की बल्लियां, लकड़ी के बड़े बड़े मोटे डंडे और उनके ऊपर फिर आप गारा, क्लियर, भूसा और कंक्रीट मिलाकर उसे सुखाकर इस प्रकार छत का निर्माण करते थे। जैसे आजकल लोहे की सरिया होता है, उस जमाने में लकड़ी की बल्लियों, लकड़ी के स्टिक्स को इट्स लाइक वुडन आरसीसी, नॉट आयरन आरसीसी, यूं समझ लीजिए। उन पर अग्नि वेदिकाओं की जो बात है आगे देखिएगा। भाई यदि ये मेहनत आपको पसंद आ रही है, ये मेहनत आपके काम की लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो क्लास को आकर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और फिर ये यात्रा अधूरी है यदि आपका इतना सा भी सहयोग नहीं मिलेगा। जब आप टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं
इस सहयोग में मैं आपसे और कोई किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जी, अग्नि वेदिकाओं की बात कर रहा हूँ मैं। जो पश्चिमी दुर्ग टीला है, इस पश्चिमी टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में, याद रखना, कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे, उन चबूतरों पर कुआं प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों के आयताकार गर्त प्राप्त हुए जिनमें पशुओं की हड्डियां प्राप्त हो रही हैं। क्लियर? तो यदि हम अग्नि वेदिकाएं की का जिक्र करते हैं तो जो सिटाडेल है, सिटाडेल यानी कि जो दुर्ग टीला है, इस दुर्ग टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में, याद रखना, दक्षिणी अर्ध भाग में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर कुआं, पक्की ईंटों का आयताकार हवन कुंड, आयताकार अग्नि वेदिका या हवन कुंड जिसमें पशु अस्थियां भी प्राप्त हो रही है। एक अन्य चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिकाएं, याद रखना, एक पंक्ति में 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हो रही हैं। और इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के दोनों छोर पर कुछ जल रखने के कुंड जैसी छोटी छोटी कुंडियां जैसी बनी हुई, ताकि आप पैरों को शुद्ध करके ऊपर चढ़ें। और जो ये 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, इनमें टेराकोटा कैक्स, पकी हुई अग्नि के पिंड और पशु अस्थियां प्राप्त हो रही हैं। और आपने देख लीजिए, आहड़ के अंदर आपने देखा था कि 6 चूल्हे एक पंक्ति में आपको पाए जा रहे हैं। और अग्नि वेदिकाएं मकानों के अंदर भी पाई गई हैं, मकानों के बाहर भी पाई गई हैं। मतलब पब्लिक फायर अल्टर्स भी हैं, सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, और व्यक्तिगत आप घर में करते हैं वो भी हैं। आप लोग जानते हो कि भारत में सनातन परंपराओं के तहत यज्ञ करने के पश्चात यूप स्तंभ स्थापित करने की परंपरा रही है। आपने नानसा यूप स्तंभ लेख, जब मैंने ऐतिहासिक सोर्सेस पढ़ा था, आप लोग जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस डले हुए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कालीबंगा में एक अग्नि वेदिका के अंदर एक बेलनाकार स्तंभ पाया गया है, एक अग्निका के मध्य में बेलनाकार यूप स्तंभ कहूंगा मैं तो, प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर छोटा सा बेलनाकार सिलेंड्रिकल एक पिलर खड़ा कर दिया गया है। और इन अग्नि वेदिकाओं के अंदर जिन 7 अग्नि वेदिकाओं की बात कर रहा हूं मैं, मृग शृंग, हिरण के सींग, इसके अलावा गो जातीय पशुओं की अस्थियां, गाय और बैल वगैरह उनसे संबंधित जो पशु होते हैं, और इसके अलावा पक्की ईंटों के पिंड, टेराकोटा कैक्स भी हमें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जिस गंभीरता के साथ ये क्लासेस आपको परोसी जा रही है, उसी गंभीरता से आप इन क्लासेस का भरपूर अध्ययन भी कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस मैटर को यहाँ तक का देख लीजिए, उतार लीजिए। मैं आपको इसीलिए वक्त दे रहा हूँ ताकि आप पर्याप्त टाइम लेकर इनको, मैंने पहले ही कहा था, फेंडर पोस्ट पाई गई हैं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। भारी आवागमन की वजह से सड़क के दोनों रक्षा स्तंभ, संभवतः दीप वगैरह जलाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, इस अर्थव्यवस्था के, जिसको मैंने कहा ये जो द्वितीय व्यापार वाणिज्य प्रधान अर्थव्यवस्था कालीबंगा की, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाली व्यवस्था भी थी। ये समझ लीजिएगा, व्यापार वाणिज्य प्रधान अंतरराष्ट्रीय यह अर्थव्यवस्था थी।
जिसके संबंध आपने आहड़ में भी देखे थे, ईरान की, जिसके संबंध ईरान की मेसोपोटामियाई एवं मेसोपोटामियाई अथवा हम कह सकते हैं सुमेरियाई सभ्यता के साथ थे। अब सबसे बड़ी बात यह कि इस बात की पुष्टि किस तथ्य से होती है। देखो, कालीबंगा से मैंने भी कहा, एक तो बेलनाकार मेसोपोटामियन सील प्राप्त हुई है और एक सरकंडे वाली सील, जो सरकंडा ठेठ आपके मेसोपोटामिया से प्राप्त होता था। इन दो चीजों से पुष्टि होती है कि दोनों सभ्यताओं के निवासी आपस में आवागमन भी करते थे और आदान प्रदान भी करते थे वस्तुओं का। तो ये दो चीजों से इस बात की पुष्टि होती है, एक तो सरकंडे युक्त मेसोपोटामियाई सील प्राप्त हो रही है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको नजर आ रही है वो क्या है कि कालीबंगा से आपको एक बेलनाकार मेसोपोटामियाई सील, जिसको हम मुहर कहते हैं, व्यापारिक वस्तुओं को की सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रिवेसी के लिए, व्यापारियों के मध्य विश्वास के लिए एक मुहर, जो मुहर सील लगा दी जाती थी। क्लियर? अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भाई मैं भूल गया हूं आपके सामने। संपूर्ण दुनिया की एकमात्र सभ्यता है कालीबंगा, जहां से आपको वुडन पाइप्स प्राप्त हो रहे हैं। वुडन पाइप्स, लकड़ी की वुडन ड्रेन्स, जिनको आप दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, अर्थात लकड़ी की नालियां। मतलब इन लोगों, क्योंकि हमने कहा ना दीनहीन बस्ती है, भूमिगत चिनाई वाली नालियां नहीं प्राप्त हो रही हैं पक्की ईंटों की। इन्होंने कहा कौन इतनी मेहनत करे यार। इन्होंने जो होलो बैम्बूज जो होते हैं, खोखले जो बांस होते हैं, इनको भाई सीधा सीधा पाइप्स के रूप में काम में ले लिया। तो लकड़ी की नालियां प्राप्त होने वाली दुनिया की एकमात्र सभ्यता कालीबंगा है। मैं समझता हूँ ये दीनहीन नहीं भाई, ये तो इनका इंजीनियरिंग स्किल थी, क्योंकि न तो उसको दीमक लगता है बांस को और न वो खराब होता, हजारों सालों बाद प्राप्त हुआ ना। तो आप लोगों ने खोखले बांसों की को पाइप्स के रूप में काम में लिया। तो लकड़ी की नालियों को प्रयोग में लेने वाली एकमात्र दुनिया की जो अर्थव्यवस्था प्रधान सभ्यता थी, भैया गौरव है कि वो हमारे राजस्थान या उस राजस्थान से मैं भी हूँ। तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। लगभग कालीबंगा एंड होने की कगार पर है। आप आराम से यहाँ तक के मैटर को देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, कालीबंगा से आपको किसी भी प्रकार से ईंटों के भट्टे नहीं मिले हैं। सबसे बड़े ईंटों के भट्टे मिलते, इसका मतलब ये ईंटें पकाते, इसका मतलब फिर ईंटों का प्रयोग उसमें करते, भवन वगैरह में। संभवतः ये ईंटों को सीमित रूप में ही पकाते होंगे। इसकी वजह ये रही हो कि आसपास कोई जंगल नहीं है, तो फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियां नहीं हो, किसमें पकाओगे भाई? ईंटों के भट्टों को जलाने के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या में फ्यूल, ईंधन, लकड़ियां चाहिए। संभवतः इसलिए अग्नि धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते हो। मैंने पहले कहा था यहाँ से टेराकोटा निर्मित सौर घड़ी प्राप्त हो रही है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, लकड़ी की नालियां बांस से बनी प्राप्त हो रही है। हाँ, दुनिया के प्राचीनतम बहुछिद्रित बेलनाकार तंदूर हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। बेलनाकार तंदूर हमें यहीं से मिल रहे हैं। गाय की मुखाकृति वाले प्याले
एक बगुले की मूर्ति, एक खंडित मानव प्रतिमा, गाड़ियों के पहिए। क्लियर? ये हमें कालीबंगा से विशिष्ट वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त हो रही है। भूकंप के प्राचीनतम मैंने पहले बतला दिया था, तो अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ताम्रपिंड, शंख की चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी, काजल लगाने की सलाइयां, तमाम चीजें देखते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर 3 प्रकार का शवाधान, दफन विधियां प्राप्त हो रही हैं। यहां तक के मैटर को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आहड़ में 101 पिट्स की बात की थी। जल निकासी के लिए जो गर्तावास, मतलब जल निकास के जो गर्तावास थे, 101 पिट्स आपने कहा है। देखिए, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए, अपशिष्ट जल की निकासी के लिए आपने 101 पिट्स, मतलब अवशोषक गर्त, शोषक या अवशोषक गर्त, भूमि में नालियों के बीच मार्ग में खड्डे कर दिए गए और उनके ऊपर मटके एक के ऊपर एक रख दिए गए ताकि मतलब पानी बहता रहे, कचरा इनमें इकट्ठा हो जाए, गंदा पानी इधर उधर ना फैले। तो ये गोलाकार विशाल भांड थे। इन गड्ढों में गड्ढे करके इनमें गोलाकार विशाल मृद भांड रखे गए हैं। नालियों के मार्ग में गड्ढे करके गोलाकार विशाल मृद भांड रखे गए हैं। क्लियर है? पंख फैलाए, याद रखिएगा, पंख फैलाए बगुले की नृमूर्ति, शायद मैंने अभी लिया भी है, हाँ बगुले की मूर्ति, चलिए याद आ गया पूरा। पंख फैलाए बगुले की नृमूर्ति आपको कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। ताम्रपिंड, कांस्य दर्पण, मैंने कहा था कांस्य की गिनी चुनी ही सही, लेकिन वस्तुएं आपको इस सेकंड फेज से प्राप्त हो रही हैं। भग्नावस्था में 3 मानव आकृतियां, भग्नावस्था में 3 मानव आकृतियां हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। हमें कालीबंगा से शंख की चूड़ियां, हमें कालीबंगा से हाथी दांत की कंघी, हमें कालीबंगा से प्रस्तर, शिवलिंग पत्थर से बने हुए हमें प्राप्त हो रहे हैं। जुड़वा पैरों युक्त, यस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आक्रामक मुद्रा में ताम्र वृषभ प्रतिमा प्राप्त हो रही है। इसका सर नीचे की तरफ है, सींग नीचे की तरफ है और नथुने फूले हुए हैं, याद रखिएगा। तो गुस्से में ये जो आक्रामक मुद्रा में ताम्र वृषभ प्रतिमा है, ये प्रतिमा राजस्थान की सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन, इसको धातु प्रतिमा, राजस्थान की सबसे प्राचीन धातु प्रतिमा भी इसको बोला जाता है।
काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां तो यहाँ से प्राप्त हुई थी। क्लियर। जुड़वा पैरों युक्त, ये और इंपॉर्टेंट है, जुड़वा पैरों युक्त वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई, डिटेचेबल है, जिसके सिर को धड़ से आवश्यकता अनुसार आप अलग करके पुनः जोड़ सकते हैं। तो डिटेचेबल टेराकोटा बुल, बुल स्टैचू प्राप्त हुआ है। ये असल में जुड़वा पैरों युक्त सांड की मृण मूर्ति है, जिसके सिर को आप धड़ से अलग कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसकी विशिष्टता है इस मृण मूर्ति की, वो है आप सिर को धड़ से अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ के लोगों के स्किल्स देखिए, खिलौनों के अंदर भी बच्चों के खेलने के हिसाब से संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी से बाहर प्राप्त एकमात्र मुद्रा जिस पर व्याघ्र का अंकन हो रहा है, टाइगर का, सिंधु इंडस वैली से बाहर की एकमात्र सील हमें कालीबंगा से ही, उतार लीजिए यहाँ तक के मैटर को, हमें सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से ही प्राप्त हो रही है। तोल के बाट आपको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, टोटीदार प्यालियां वगैरह, ये तो खैर मैं आपको पहले ही बोल चुका था, देख लीजिए। चलो पहले मैं लिख देता हूं, सिंधु घाटी से बाहर सिंधु घाटी से बाहर व्याघ्र के अंकन वाली एकमात्र हड़प्पाई मुहर व्याघ्र के अंकन वाली एकमात्र हड़प्पाई मुहर हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। मतलब जितनी भी व्याघ्र के अंकन वाली जो सील्स प्राप्त हुई है वो इंडस वैली के आसपास पाई गई, जैसे आप हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो आदि आदि। सिंधु घाटी से बाहर इस तरह के अंकन वाली यदि कोई एकमात्र सील प्राप्त हो रही तो वो कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ सबसे कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बकरी की बलि युक्त मुद्रा, बकरी की बलि युक्त मुहर या मुद्रा भी आपको याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से ही मिल रहा है। टेराकोटा निर्मित गेंद बच्चों खेलने वाली मिट्टी, अब मिट्टी कौन सी, टेराकोटा की जो बॉल होती है वो आपको प्राप्त हो रही है। टोटीदार प्यालियां, ये तो बता चुका हूं। चलिए एक बार कुछ बस थोड़ा सा हिस्सा और है, देन आज काफी लंबा सेशन हो गया, लेकिन कालीबंगा इस सेशन में आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट होगा, इतना आप लोग देख चुके हैं। यहाँ तक के मैटर को आप लोग उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, फिर अपन आगे अपना मैटर देखते हैं। सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा, तराजू, सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा, अरे यार, सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। सुरमा मतलब काजल जिसको अपन कहते हैं, सुरमा लगाने की हड्डी से निर्मित सलाइयां, हड्डी से निर्मित सलाइयां सुरमा लगाने की हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हो रही है। शतरंज और चौसर की गोटियां, शतरंज एवं चौसर की गोटियां। और अब इस अध्याय के अंदर
बहुत कुछ शेष नहीं है, ये पूरा सेशन समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। गाय की मुखाकृति वाले पहले हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं, सूती वस्त्र में लिपटा उस्तरा, तोल के बाट आपको, हेयर पिन्स, कॉपर पिन्स, मतलब लड़कियां जूड़ा या बाल गुथने के लिए ताम्र पिन का प्रयोग करती है। हत्थेदार बर्तन हम कह सकते हैं, टोटीदार प्यालियां आपको प्राप्त हो रही है, फल काटने का ताम्र चाकू, जबकि आहड़ में हमने हड्डी मतलब फल काटने का हड्डी से बना चाकू देखा था। सुरमा लगाने की हड्डी से बनी सलाइयाँ हमने यहाँ से देखी है। जो नहीं पाया गया वो नग्न मात्र देवी की प्रतिमा है। किसी भी प्रकार का हथियार हमें यहाँ से नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है, याद रखिएगा इस बात को, यहाँ का जो टाउन प्लान लेआउट है वो असल में चेस बोर्ड, इस बात को भी हमें अच्छे से समझना होगा। असल में वो चेस बोर्ड जो लेआउट होता है, समानांतर विन्यास, समानांतर या चतुर्भुजीय, समानांतर चतुर्भुजीय विन्यास पर काटती हुई जो गलियां होती हैं एक दूसरे को काटती हुई, उस प्रकार का आपको यहाँ से लेआउट प्लान तैयार प्राप्त होता है। हमने पहले शुरुआत में इस सेशन को इसमें देखा था कि चेस बोर्ड का जो लेआउट होता है, क्लियर। तो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व का एक म्यूजियम संग्रहालय भी स्थापित किया गया, क्योंकि इतनी एंटिक आपको यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें राष्ट्र के सामने, जनता के सामने लाना, एक पुरातात्विक महत्व की जो वस्तुएं लाना आवश्यक था, ताकि आपको आपके अतीत के गौरव के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप चेस बोर्ड लेआउट भी कह सकते हैं, या आप इसको समानांतर चतुर्भुजीय आवासीय व्यवस्था भी आप इससे, जो यहाँ का नगर नियोजन है उसको आप पुकार सकते हैं, आवासीय योजना भी आप इसे पुकार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 1983 में, 1983 में, याद रखिएगा इस चीज को, राइट, 1983 के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम की स्थापना करी। जितनी भी उत्खनन में कालीबंगा से पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें बुलकार्ट है, आपके ताम्र वृषभ है, आपके सिलबट्टा है, आपके कई प्रकार की मोतियों की बीड्स की मालाएं हैं, क्योंकि मेरा तो देखा हुआ है, कई प्रकार के मृद भांड हैं, जार्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय, कालीबंगा राष्ट्रीय संग्रहालय इसका नाम है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। कालीबंगा राष्ट्रीय संग्रहालय की यहाँ पर 1983 में, याद रखिएगा, स्थापना हुई है। इस प्रकार से कालीबंगा हमने लगभग 3 या 4 सेशंस में कालीबंगा को कंप्लीट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आवाज़ के साथ ही, जब मैं इस सेशन में अपने आवाज़ को विराम दूंगा, कालीबंगा आपको पूरे अपने पुरातात्विक महत्व के साथ ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशंस में हम अगले पुरातात्विक महत्व की राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।